Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, पाकिस्तान जिससे सबसे ज़्यादा डरता है और जो भी उसके यहाँ होता है वो रॉ के ऊपर डाल देता है, उसको उसके नए बॉस मिल गए हैं। आईपीएस ऑफिसर पराग जैन, वो अब रॉ के नए चीफ होंगे। पराग जैन रवि सिन्हा का स्थान लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। पराग जैन का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग में एक बड़ा रोल रहा है और उसके बाद उन्हें ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। वैसे वो 15 साल रॉ में काम कर चुके हैं और फिलहाल पराग जैन रॉ की ही एक यूनिट है एविएशन रिसर्च सेंटर, उसके हेड है। और ये जो एविएशन रिसर्च सेंटर ARC है, इसके पास रॉ की एरियल सर्वेलांस की जिम्मेदारी होती है। यही सेंटर रॉ के लिए ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का रोल भी निभाता है। तो अब रॉ को ऐसे हालात में नए प्रमुख मिलना, और जब हम बात करते हैं हमारी ये रॉ खुफिया एजेंसी, दूसरी IB है। IB सर पहले बताएंगे, IB हमारी, लेकिन इसमें एक बात जोड़ना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सब कुछ हुआ, जिसका जिक्र अभी हर्ष जी भी कर रहे थे, उसमें इस विंग का है ना बहुत महत्वपूर्ण ARC का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और उसी के बाद मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला उस तरह से किया। और उनको, पराग जैन साहब के बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो काफ़ी दमदार किस्म के थोरो प्रोफेशनल लोगों बहुत जगह पे रहे हैं। ये श्रीलंका में हमारे पास रहे हैं और इसके कनाडा में रहे हैं। ये पाकिस्तान के जितने आतंकवादी अड्डे और ये जो सारा है ना एविएशन रिसर्च का जो काम है, मतलब जैसे हमने जैसे वहां 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया आतंकवादी, उसके प्रिसाइज उनकी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज लोकेशन तरीके से, लेकिन एक पंजाब में आतंकवाद पे इनका खास काम है। ARC के बारे में सर थोड़ा बता दें हम लोग को। देखिए, जब भी किसी रॉ चीफ को बनाया जाता है तो उसको दो चीजें बहुत देखी जाती हैं उसके अंदर। एक कि क्या उसको उस एरिया का एक्सपीरियंस है कि नहीं थ्रेट्स के अंदर। तो उसके अंदर देखा, पाक डेस्क पे ये काम कर चुके हैं, रॉ के अंदर JNK में काम कर चुके हैं, पंजाब में 2 स्टिंट है, SSP के भी और DIG के भी, और अंत में और श्रीलंका में काम कर चुके हैं। कनाडा को मैं इसलिए महत्वपूर्ण गिनता हूं क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट है तो वहां पे भी काम कर चुके हैं। तो अब आता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ARC है, एविएशन रिसर्च सेंटर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक जहाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रखी जाती है जिससे हम ये देख लेते हैं कि फोटोग्राफी करनी हो या फिर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, जो वहां बातचीत चल रही है उस बातचीत को मॉनिटर करना। तो सर्वेलेंस भी करता है, रिकॉनेसेंस भी करता है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी करता है। और इस वजह से आतंकी ठिकानों पर कि आतंकी अभी हैं कि नहीं, आतंकी ठिकाने कौन से हैं, अगर 6 बिल्डिंग है तो 6 बिल्डिंग में से कौन सी बिल्डिंग है जिसके अंदर आतंकी रहते हैं। ये इस चीज का जो फायदा उठाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उसके हेड थे उस टाइम पे ये। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है और राइट लेवल से ये ऊपर उठ के अब रॉ के चीफ बन रहे हैं। और रॉ का रोल क्या है? एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए एकदम एडेप्ट हैं और इनसे अच्छी चॉइस कोई और नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको बताऊं, एक ये इस पर जो एक चैटर चल रहा है सोशल मीडिया में, वो ये चल रहा है कि भाई हमारे हर विभाग के प्रमुख IPS क्यों हो जाते हैं। अब किसी ने लिखा कि साहब बहुत अच्छे प्रोफेशनल होंगे, बहुत अच्छे पुलिस वर्क करते होंगे सर, ये जो है पराग जैन जी हैं, लेकिन जैसा आपने बताया वो जो एक बड़ा टेक्निकल सा डोमेन है ARC का, तो वहाँ वो कैसे फिट होते हैं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ। मैं सवाल पूछा जा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये एजेंसीज, इनका मुखिया जो है वो IPS होना ये अनिवार्य है? क्यों नहीं इन्हीं के रैंक से निकल कर आ सकता? नहीं, कतई ऐसा अनिवार्य नहीं है। और लेकिन उसके पीछे एक अगर थोड़ा सा पीछे से जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और कुछ समय के लिए अमित शाह को होम डिपार्टमेंट देखने का अवसर मिला था, वहां से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होती है, और चूंकि आज अभी सबको लगता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं तो उसको वहां से जाकर देखें। गुजरात में फॉरेंसिक्स पर इस तरह की जो आप स्पाइंग कह लीजिए, सर्विलांस कह लीजिए, टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ जो आप कहते हैं कि चीजों को, मतलब एक तरह से कहें कि ट्रैप में कैसे लेते हैं अपने जो विरोध में चीजें जा रही है, उसके लोगों को उन्होंने तैयार किया। पराग जैन एक अपॉइंटमेंट के तौर पर मत देखिए, ओवरऑल अभी अगर आप सिस्टम में देखें तो वो लोग हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पर कम से कम 10 साल से 20 साल से 30 साल से बहुत डेडिकेटेड वे में काम कर रहे थे।
उन सब का, जितने लोगों का भी एलिवेशन हुआ है जितने ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर। और चूंकि अभी जो लड़ाई चल रही है दुनिया भर में, वो आने वाले समय में सिर्फ तकनीक और हवा की लड़ाई होने वाली है, सिर्फ साइबर अटैक्स की लड़ाई होने वाली है। तो वो भी एक वजह है कि जो आईपीएस की ट्रेनिंग करके लोग आते हैं, जो पुलिस सर्विस, वो वाली ट्रेनिंग आईएएस के हिस्से में नहीं आती। आईएएस के हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन, समाज व्यवहार, आईएएस के विवाद नहीं है, जो उसमें एविएशन की टेक्नोलॉजी, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, टेक्नोक्रेट्स की बात है, जो टेक्नोक्रेट जो है टेक्नोक्रेट्स को, लेकिन वो भी मसला है ना कि जो टेक्नोक्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख के आता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का मसला है वो तो शायद जब तक आप पुलिस सर्विस में नहीं होते हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। तो वो जो वो विवाद, हाँ, वो बात एक्चुअली है, ये टेक्नोक्रेट वर्सेस उसी वजह से आईपीएस विवाद है। लेकिन आईपीएस के होने की वजह ये है क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेसिफिक इसीलिए होती है कि आप सिक्योरिटी। अरे वैसे तो देखिए रॉ जो है हमारी एक बड़ी रॉ के अफसर है ना, बहुत पाकिस्तान को परेशान करते रहे हैं, अब नहीं है रॉ में, लेकिन इसमें मैं रॉ बड़ी साइलेंट सी सर्विस हुआ करती थी, हम कभी ज्यादा नाम भी पता नहीं चलता, मतलब हम कोई खबरों में कभी आती ही नहीं थी। ये तो कुछ थैंक्स टू पाकिस्तान इन्होंने रॉ एक थोड़ा सा, चूंकि अभी आप कह रहे थे ना कि आईबी और रॉ का डिफरेंस क्या है, तो आईबी तो एक्ट करती हुई दिखती है, रॉ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करके उसके इनपुट देती है। उसका पूरा काम जिसको आप कहते हैं ना कि रिसर्च एनालिसिस विंग जिसको कहते हैं, वो पूरा काम वही है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं कि भारत की आंतरिक के साथ जो बाह्य सुरक्षा होती है और जिसने भी इंटरनेशनल ऑपरेशन कह लें या जो भी कह लें, तो उसमें रॉ की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये समझना भी जरूरी है। और इसमें हर तरह के ऑफिसर्स होते हैं रॉ के अंदर, एयरफोर्स के भी होंगे, आर्मी के भी होंगे, नेवी के भी होंगे, और दूसरी सर्विसेज के भी होंगे, और एसएसबी के भी होंगे, और हो सकता है बीएसएफ के भी होंगे। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर ही इसको कर सकता है। ये सूटेड थे इस पोस्ट के लिए, और उस वजह से, उनके एक्सपीरियंस से, उनका रोल से, और जो काम उन्होंने किए थे उसकी वजह से ये बेस्ट सूटेड थे। लेकिन ऐसे ही काम सभी जगह होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, या फिर पुलिस हो, या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। राव जी, लेकिन रॉब ने पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ा बेहतरीन काम किया, और जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में तो देखा ही। देखिए, रॉ के बारे में ये बात हमको समझनी चाहिए कि उनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सार्वजनिक होते ही नहीं। बिल्कुल। तो सार्वजनिक नहीं होते तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता है इसके बारे में। पर ये बात हमने देखी है कि रॉ जो है, बहुत सारी हमारी जो हाई कमीशन, एम्बेसीज, इन सब में रॉ के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं या फिर ये सारी तरह चीज़ें करते हैं। और बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे इंटरनेशनली हुए हैं रॉ में। जब आप एक्स रॉ के ऑफिसर्स की किताबें पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस जो हैं रॉ ने कंडक्ट किए हैं फॉरेन कंट्रीज में भारत की सुरक्षा को लेकर। बहुत से लोग आईएसआई से तुलना करते हैं, तुलना ठीक है। देखिए, आईएसआई और नेचर ऑफ वर्क जैसा है, नेचर ऑफ वर्क। कई बार ये भी कहा जाता है, देखिए अब इसमें अगर बढ़ावा ना भी दूं, लोग बोलेंगे मैं बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनली ये माना जाता है कि आईएसआई इज अ वेरी केपेबल एजेंसी। और ये मतलब इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वो है उसमें माना जाता है। लेकिन रॉ के ऑपरेशंस जो हैं, उसका मैंडेट सीधे आर्मी से आ रहा है, क्योंकि पर रॉ के ऑपरेशंस अपने आप में इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर उसको उजागर करने का ऑपरेशन है या बाकी सारे जगहों पे ऑपरेशन बहुत बड़े बड़े, पूरी दुनिया भर में हो रहा है। मैं कह रहा हूं कंपेयर करना है तो मोसाद से कर सकते हैं, क्योंकि जब एजेंसी का नाम ही लेना है किसी देश का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने जो ऑपरेशंस किए, मतलब मैं कह रहा हूं कि हमने, मतलब कि हमको लगता है कि हमने किए होंगे। विदेश नीति जो कही वही माने। लेट चल रहे हैं आप, पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान का, और उसके 15 मिनट आधा घंटे बाद पाकिस्तान तो आपको ब्लेम करता ही है ना, कि आप जो है हिंदुस्तान को ब्लेम करता है, खासतौर से रॉ को ब्लेम करता है। टीटीपी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं पाकिस्तान जो है ब्लेम करता है बलूचिस्तान के लिए रॉ को, करता है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि अब उसमें कितनी सच्चाई या नहीं है, लेकिन ये बात सामने आती है कि बहुत सारे ऑपरेशंस, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाकी जगह में हो, वो रॉ के द्वारा किए जाते हैं। अभी आपने एक बात कही थी, अगर उसको थोड़ा आप एक्सप्लेंड कर पाएं, कि आपने कहा रॉ जो है उसका काम केवल जानकारी इकट्ठा करना है, रिसर्च करना है, और आईबी उस पर एक्ट भी करती है, एग्जीक्यूशन। देखिए, आईबी देश के भीतर एग्जीक्यूशन करती है, लेकिन बाहर तो एग्जीक्यूशन रॉ ही करता है। और एक तरह से कहें कि पूरा का पूरा जो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ अगर सिक्योरिटी थ्रेट को जोड़ दें, यानी एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उसमें दोनों का हिस्सा होता है। विदेश मंत्रालय अकेले काम नहीं करता है। कई बार ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि रॉ के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी, वो कई बार कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक ही डेस्क पर दोनों को असाइनमेंट मिल रहा होता है। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि रॉ के जो इनपुट्स है ना, वो हमारी डिप्लोमेसी पर बहुत असर डालते हैं।